कोल की ट्रांजिशन के ऊपर फोकस करा है फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। अभी देखो, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा कोल यूज करता है। रीजन बिहाइंड हमारी डेमोग्राफी भी ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करनी है। इवन आज 2025 में आप देखोगे, अगर मिक्सचर ऑफ एनर्जीज की बात करी जाए, इंडस्ट्रीज के अंदर जो कोल यूज करा जा रहा है, रेलवेज में जो कोल यूज किया जा रहा है, तब ये 55% के आसपास निकल के आएगा। मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के ऊपर भी डिपेंडेंट है। पर अगर देखोगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 74% जो डिपेंडेंसी है कोल की, जो इलेक्ट्रिसिटी की, वो अभी भी किसके ऊपर है? कोल के ऊपर। तो यहाँ से पता लगेगा आपको कि अभी जो शिफ्ट हम बार बार बोल रहे हैं ना, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, उस पे भी हम फोकस कर रहे हैं, पर कोल की जो डिमांड है वो भी रहेगी। जैसे कोल गैसिफिकेशन आपने पढ़ा, उसमें क्या था, एक तरफ से कोल डालोगे तो दूसरी तरफ सिन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल के आती है। पर रॉ मटेरियल क्या था? कोल। तो अभी भी कोल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। फिर आती है क्वालिटी की बात। अच्छा मुझे बताओ, आपके पास दो लकड़ी है, एक जो लकड़ी है बड़ी हार्ड है और जो दूसरी लकड़ी है वो थोड़ी सी फ्राइबल है, मतलब अगर उसको ऐसे पकड़ोगे तो उसका पाउडर फॉर्म बन जाएगा। ज्यादा कंबशन के चांसेस किसके हैं? जो जिसका पाउडर बन जा रहा है ना, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाओगे, क्या पता बीच में कंबशन ही कैच कर ले, आग ही उसमें लग जाए, सारा खराब हो जाएगा। अब दूसरी जो टाइप की लकड़ी है, ध्यान से सुनना, एक लकड़ी है उसमें मॉइस्चर का कंटेंट कम है, एक लकड़ी है उसमें मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा है। इसमें कौन अच्छे से कंबस्टिबल होगी? जिसमें मॉइस्चर कम होगा। जब आप गिल्ली लकड़ी को जलाते हो तो उससे होता क्या है? धुआं ही निकलता है ना। तो वैसे ही कोल की भी फॉर्म्स होती है। हाई कार्बन कंटेंट है किसी फॉर्म ऑफ कोल के अंदर। अच्छा इसमें भी और छोड़ देते हैं, बचपन में आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, कि कोई डिकम्पोज्ड प्लांट होता है, एनिमल होता है, वो दब जाता है, मतलब मिट्टी के नीचे दबेगा, कभी उसके ऊपर पेड़ आके गिरेंगे और उसका फॉसिल बन जाता है। जब कोल की फॉर्मेशन होती है तो इसका जो प्रिकर्सर आता है उसको क्या बोलते हैं? किसी को याद है तो बताइए। पी से था, पीट। ये पीट फॉर्म होना शुरू होता है, फिर पीट से मल्टीपल टाइप ऑफ कोल फॉर्म होता है। ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा, एंथ्रेसाइट बनेगा। एंथ्रेसाइट से मतलब 86% ऑनवर्ड इसमें आपको कार्बन मिलेगा। अब इससे कम क्वांटिटी अगर कार्बन की मिलेगी, वहां पे बिटुमिनस। उससे भी कम होगी, फिर सब बिटुमिनस आता है पहले, देन आता है आपका लिग्नाइट। मतलब जो क्वालिटी है वो डिग्रेड करती जा रही है टुवर्ड लिग्नाइट। पीट अगर ऑप्शन में आ जाए, पीट का हमेशा याद रखना, ये प्रिकर्सर है जिससे कोई चीज बननी शुरू हुई। अब एंथ्रेसाइट है, इसमें कार्बन की क्वांटिटी भी ठीक ठाक है और ये इसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट भी सबसे कम मिलेगा। पर लिग्नाइट को उठाओगे तो लिग्नाइट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो मतलब उसकी जो बर्निंग कैपेसिटी होगी वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को रिलीज करने की, वो कम होगी। जब वॉलेटिलिटी आ जाए ना, एक लिक्विड की फॉर्म में आप पढ़ते हो, बर्निंग की फॉर्म में पढ़ते हो, तो कितने जल्दी वो जला, तो उस चीज को देखा जाता है। थोड़ा सा आइडिया लग गया कि इस आर्टिकल के अंदर है। प्लस यहाँ पे लिखा है ट्रांजिशन फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। एक डेटा दिमाग में रख लेना, कोल के ऊपर हमारी अभी भी कितनी डिपेंडेंसी है? 55% एनर्जी मिक्स, मतलब हर टाइप की एनर्जी की यहाँ पे बात हुई। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी को लेंगे तो 74% डिपेंडेंसी अभी भी किसके ऊपर है? कोल के ऊपर। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, एनर्जी मिक्स के अंदर इंडस्ट्रीज आ गई, आपकी फैक्ट्रीज आ गई, रेलवेज आ गए। इवन रेलवेज आज भी बहुत सारा कोल यूज करती हैं। पैसेंजर्स के लिए एयरक्राफ्ट उतना अफोर्डेबल कभी नहीं हो पाएगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जितनी हमारी रेलवेज है। सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाती हैं, बहुत सस्ते में ट्रेवल कर सकते हो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, अनटिल और अनलेस आपने ग्रेड ए के जो क्या बोलते हैं उनको, जो बॉक्सेस होते हैं जहां कोचेस बोलते हैं, कोचेज ही बोलते हैं, तो वो नहीं आपने परचेज करा अनटिल और अनलेस। तो रेलवेज आ गया एक इंपॉर्टेंट सेक्टर। अब टेक्नोलॉजी का अगर एग्जांपल देना है तो कोल गैसिफिकेशन आ गया। बेशक हम यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, पर दिक्कत क्या है? रॉ मटेरियल अभी भी क्या है? कोल। और 2030 के टारगेट्स आपको याद रखने हैं। जैसे 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी हमने डिसाइड किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी से ही डेवलप करनी है। 500 नहीं पहुंचे तो 450 हमने एक बेस लाइन ले ली है कि एटलीस्ट यहाँ तो पहुंचेंगी। उसमें हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं। 2025 में अगर देखोगे तो 190 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी हमने रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस कर ली है। सोलर आ गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो आइडिया लग गया ना एक, मतलब कोल के ऊपर आज भी इंडिया की डिपेंडेंसी ज्यादा है। अब जो क्वालिटी की बात हमने करी, एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया, लिग्नाइट सबसे मतलब जो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जिसमें धुआं ज्यादा प्रोड्यूस होगा रादर देन बर्निंग।
तो इंडिया के अंदर बिटुमिनस और लिग्नाइट वाली फॉर्म ही अवेलेबल है। जो बढ़िया बढ़िया फॉर्म्स है, यूएस आ गया, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, ये सारी कंट्रीज आ गई, कनाडा है, इनके पास एंथ्रेसाइट वाली फॉर्म होती है जो बर्न ज्यादा करता है, एमिशन उसमें कम होते हैं। लिग्नाइट को जब आप बर्न करोगे, सोचो जहां पे धुआं ज्यादा निकल रहा है, आग सेकने बैठते हो तो आप भी यही एक्सपेक्ट करते हो ना कि आग जली रहे तब तो मजा आए। इसमें क्या होता है, लिग्नाइट के केस में धुआं ज्यादा निकलता रहता है, तो वो तो अनकंफर्टेबल होगा हर चीज के लिए। एक आइडिया मैंने आपको दे दिया, अब थोड़ा सा इसको पेपर के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं। प्राइवेट एंटिटीज, रॉयल्टी पड़ी थी एक दिन, रिवीजन भी हुआ था कुछ रॉयल्टीज का, जैसे कौन कौन से मिनरल्स थे, ग्रेफाइट, रुबीडियम, जिरकोनियम, सीजियम, ठीक है। इनमें से क्रिटिकल मिनरल तो थे पर लिस्ट में नहीं थे, सीजियम एंड रुबीडियम, ठीक है। ये दो थे ऐसे जिनका क्रिटिकल मिनरल लिस्ट के अंदर आपको नाम नहीं मिलेगा। और हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट कंपनीज को लीज पे दे देती है कि आप जाइए मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करिए। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्राइवेट एंटिटीज को, उन प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करा है जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एक्रेडिटेड है। मतलब कोई एबीसीडी कंपनी है, यहाँ पे अगर नंबर याद रखना होगा, एज पर दिसंबर 2025 तो टोटल ऐसी 18 प्राइवेट कंपनीज हैं जो एक्रेडिशन में आती हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज में भी आपने एक्रेडिटेड बॉडीज के बारे में सुना होगा, अगर इसके अंदर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज रजिस्टर नहीं था तो उसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता, फर्जी कॉलेज बोल दिया जाता है। वैसे यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को भी चेक करा जाता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स यहाँ पे आ जाएगी, माइंस एंड मिनरल्स भी इन्वॉल्व रहती है। और ये क्या करते हैं, एक एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये कंपनी ऑथेंटिक है, और हम एज अ सरकार अपने मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस कंपनी को अथॉरिटी देते हैं कि आप जाइए और वहां पे जाके मिनरल्स को एक्सप्लोर करिए। और कौन सी एक्ट आएगी, तो मैंने आपको एक ही एक्ट बोली है याद करने को, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1957। हाँ जी, ऑनलाइन, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इससे होगा क्या, अब कोल की एक्सप्लोरेशन और ज्यादा करेंगे, जहां पे कोल के रिजर्व्स होंगे उनको यूज करा जाएगा, यानी कि एक्सप्लॉइट करा जाएगा, और इससे कोल की अवेलेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को और ज्यादा इंश्योर करेगी। साथ में जो इंडिया की ग्रोथ है टुवर्ड ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल तरीके से काम करने की टुवर्ड द मिनरल एक्सप्लोरेशन, उसमें भी हेल्प करेगा। प्राइवेट कंपनीज को दिया है ये नंबर, अभी के लिए याद रख लो 18 है, चेंज कर सकता है अगर गवर्नमेंट किसी और प्राइवेट कंपनी को भी सेम चीजें लीज पे देती है। अब चल पढ़ते हैं टुवर्ड द कोल, कोल का क्या इंपॉर्टेंस है इन द एनर्जी सिक्योरिटी। फुल फ्लेश्ड मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाकी क्वालिटी वाइज वो जो आपके एंथ्रेसाइट थे, बिटुमिनस था, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, इनसे रिलेटेड कुछ सवाल बन सकते हैं। अच्छा, कोक भी पढ़ा था आपने, कोकिंग कोल करके एक टर्म आई थी, ये क्या चीज थी, हाँ, जो आयरन या फिर स्टील बनाने के लिए हम यूज करते हैं, कार्बन की फॉर्म का, ये अपना कोल उठाया, कोल को सॉफ्टन करा, मेल्ट करा, दोबारा से हार्डन करा, उससे क्या निकल के आता है, कोकिंग कोल। फिर कोकिंग कोल को स्टील की इंडस्ट्री में यूज करा जाता है। अब मुझे बताओ, एक तरफ आपके पास कोल था, एक तरफ कोकिंग कोल आ गया, महंगा कौन सा पड़ेगा, कोकिंग कोल। प्रोसेसिंग हुई ना बीच में, सेकेंडरी सेक्टर आया आपका। ये जो कोकिंग कोल है इसको हम सबसे ज्यादा परचेज करते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये याद रख लेना, सबसे ज्यादा परचेजिंग ऑस्ट्रेलिया से है। अब एनर्जी सिक्योरिटी पे आ जाते हैं। 55% जो एनर्जी मिक्स, मतलब हर एक सेक्टर यहाँ पे इंक्लूडेड है, 55% इंडिया की डिपेंडेंसी कोल के ऊपर है। पर अगर अकेला इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में देखोगे तो 74% जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर है हमारी, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो बिजली है वो सारी यहीं से हम जनरेट कर रहे हैं, ऑल्दो हम रिन्यूएबल एनर्जी से भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर अभी भी 74% डिपेंडेंसी आपको मिलेगी। उसके अलावा कोल फायर्ड पावर प्लांट जो है वो ज्यादा स्टेबल माने गए हैं, ज्यादा रिलायबल माने गए हैं इफ कंपेयर टू जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम डिपेंडेंसी शो करें। टेक्निक आ गई ना यूज करने की, पता है कि कैसे इसको बर्न आउट करना है, कैसे बेटर आउटपुट लेके आना है। और जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है इंडिया की वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डेमोग्राफी बढ़ेगी, घर के नंबर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जो सभी को चाहिए होगी। आज के टाइम पे आप देखोगे, अगर छोटे छोटे टेंट लगा के भी लोग रह रहे हैं तो अंदर से एक लंबी सी तार खींच के बल्ब भी वहां पे लगा होता है, मतलब लैंप कोई यूज नहीं करना चाहता, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी ज्यादा है। इसके बाद क्रूशियल ड्राइवर क्या क्या है इकोनॉमी के लिए, ये देख लो जी, कोल सेक्टर कितना पैसा जनरेट कर देता है एनुअली, 70,000 करोड़ रुपीस। ये कोल के ही सेक्टर, मतलब जहां जहां पे कोल यूज हो रहा है आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर, वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सालाना, वो 70,000 करोड़ के आसपास है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एक आपने देख लिया, रॉयल्टी सेट करी जा सकती है। अच्छा मुझे बताना, जो माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट था 1957 का, सेंटर
रॉयल्टी सेट कर सकती है, रिवाइज कर सकती है, कौन से शेड्यूल के अंदर मेंशन है? टू 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 शेड्यूल नंबर टू के अंदर मेंशन है, जहां पे रॉयल्टीज की बात करी गई है। इसके अलावा जीएसटी भी आता है, प्लस फाइन्स भी लगते हैं अगर आपने बात नहीं सुनी। तो इन सारी चीजों को अगर जोड़ ले तो इतना पैसा कोल के ही सेक्टर से हमें प्रोड्यूस हो जाता है, जनरेट हो जाता है। इसके अलावा इंडियन रेलवे का जो फ्रीट अर्निंग है, मतलब वो जो फ्रीट सामान कैरी करने वाली ट्रेन आ गई आपकी, उसमें 70 जो 49% कैरी कर रही है वो चीजें, उसमें कोल ही है। कैरी कर रहे हैं ना हम डिफरेंट कंट्री से, तो फ्री अर्निंग तो इसी से निकल के आ रही है। तो जो कोल का रेवेन्यू है उसको फर्दर सब्सिडाइज करने के लिए भी यूज करा जाता है। पैसेंजर्स को जो टिकट है वो कम दाम पे प्रोवाइड करी जाती है। अब उड़े देश का आम नागरिक लेके आए थे हम एक स्कीम, क्यों? ताकि हर एक इंसान एक बार अपनी जीवन के अंदर एयरक्राफ्ट का मजा ले सके कि कैसा होता है एक्सपीरियंस। पर अफोर्डेबल नहीं है, सरकार भी कितनी ही प्रोवाइड करेंगे, उसमें भी डिस्क्रिपेंसीज निकल के आई। प्राइवेट कंपनीज ने क्लेम करा कि सरकारें टाइम से पैसा तो दे नहीं रही, कि हम क्यों इनको फ्री में उड़ाए, उनको तो प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। तो यहाँ पे आज भी आप देखोगे सब्सिडीज जो प्रोवाइड करी जाती हैं वो कोल के रेवेन्यू से जो चीजें जनरेट हुई थी उसी पैसे से सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है पैसेंजर्स को। इसके बाद कोकिंग कोल, ये मैंने आपको बता दिया। पहले कोल को सॉफ्टन किया, मेल्ट करा, मेल्ट करके दोबारा से हार्डन करा, फिर जाके वो स्टील इंडस्ट्री में यूज होगा। तो स्टील प्रोडक्शन में इसे यूज करा जाता है। और जो 42% स्टील की कॉस्ट होती है वो किसकी रहती है? कोकिंग कोल की। हर एक रॉ मटेरियल ऐड होता चलेगा, कोई फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगी, पीछे सभी की कॉस्टिंग ऐड होगी और आपको फाइनल प्रोडक्ट के साथ ही वो पे करनी होती है। ऐसे थोड़ी होता कि जब आपकी बिलिंग करी गई तो स्टील आपने परचेज करा, ये थोड़ी बताएंगे वो कि इसमें स्ट्रॉन्शियम भी ऐड करा था ताकि ये एंटी रेजिस्टेंस रहे टुवर्ड द एयर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। वो ये भी नहीं बोलेंगे कि इसमें कोकिंग कोल का यूज करा गया था, वो एक ही कॉस्ट आपको पे करनी होती है। तो 40% जो 42% कॉस्टिंग निकल के आती है स्टील के अंदर से, वो यही है। सीमेंट किन्स, भट्टियां जो लगी होती हैं वहां पे भी कोकिंग कोल का यूज करा जाता है। तो मतलब कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली कोल की ही फॉर्म है, पर उसको ज्यादा जलाया गया है। मतलब पहले सॉफ्टन, मेल्टिंग, देन हार्डनिंग। मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। कोल इंडिया लिमिटेड में देख लो, 2.39 लाख पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जो इन सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो एक मेजर एम्प्लॉयमेंट का चंक आपको कोल के साथ एसोसिएटेड मिलेगा। और प्लस ये तो वो हैं जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कुछ लॉजिस्टिक वाले भी तो होंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी तो कर रहे हैं, उन लोगों को भी अगर जोड़ लें, कॉन्ट्रैक्टर भी होंगे बीच में जो काम कंडक्ट करवा रहे हैं, मीडिएटर की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो सारे अगर जोड़ लें तो लगभग 2.39 लाख पीपल इसमें आपको इन्वॉल्व मिलेंगे जो सिर्फ कोल के ही सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके बाद फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अब ये देखो, कोल गैसिफिकेशन, हमने एक कंट्री को बोला था, मंगोलिया को, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में याद रखना। हम आपको सिखा देंगे कि कोल गैसिफिकेशन कैसे यूज होती है। उसके लिए हमारे पास भी तो मशीनरी होनी चाहिए। तो सरकार ने बोल दिया है 8,500 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव हम लगाएंगे कोल गैसिफिकेशन के ऊपर। कोल गैसिफिकेशन में बस आपके दिमाग में 2-3 चीजें होनी चाहिए। रॉ मटेरियल क्या रहेगा? कोल। कोल को गैसीफायर में डाला जाएगा। ये देखो यहाँ पे आग वगैरह लग रखी है, ऊपर को गैसेस निकल रही हैं, ये गैसेस अपने काम की हैं। प्लस कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकल के आएगा, जैसे सल्फर, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, मर्क्यूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है। ये सारी चीजें भी किसी ना किसी चीज में यूज होती हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लस आपकी निकल के आती है सिन गैस। सिन गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड किसी काम की नहीं है अपनी। सीओ आपने कल ही किया था, थैलेसीमिया जब पढ़ा था। हमारे हीमोग्लोबिन के साथ 200 गुना ज्यादा टेंडेंसी होती है इसकी कंबाइन करने की, तो इससे तो घुटके मर जाएंगे। तो ये वाली चीज तो अपने को नहीं चाहिए, पर ये तो चाहिए ना हाइड्रोजन। प्लस इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल और निकला जो कि वेस्ट नहीं है, आपके एपीआईज में यूज होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। पेपर में कोल गैसिफिकेशन आया यूपीएससी के, उसने ये वाली प्रोडक्ट्स पूछी हुई थी। तो मिथेनॉल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, इसी डायग्राम से करवाया था मैंने उस टाइम भी ये। तो ये जो रॉ मटेरियल था सिर्फ कोल, पर निकल के आई मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मतलब वो जो कोल के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट थे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसका निकल के आया। तो एट द एंड ये भी वेस्ट मटेरियल था, पर इसको भी यूज कर, मतलब इसके लिए वेस्ट मटेरियल है। हमारा जो मेन टारगेट है कोल गैसिफिकेशन से निकालना, वो हाइड्रोजन था। ये निकल के आए एज अ बाई प्रोडक्ट, मिथेनॉल एंड ऑल। मिथेनॉल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, इन सबको हम एपीआई की फॉर्म में यूज करते हैं। तो मतलब यूजफुल प्रोसेस है। तो इसी वजह से सरकार ने बोला है कि इसको भी हम इंसेंटिव करेंगे। 8,500 करोड़ रुपया इसी मशीन के ऊपर लगाने वाले हैं जो कोल गैसिफिकेशन है। बाकी आपके जो डेवलप नेशन है वो कर रहे हैं आज के टाइम पे कोल गैसिफायर्स को यूज। ऊपर से उनके पास क्वालिटी भी अच्छी है कोल की, तो उनके पास वेस्ट मटेरियल भी कम निकल के आता है, यूजफुल प्रोडक्ट ज्यादा निकल के आती हैं। और इसके अलावा
ये देख लेना, गैस सी लिखा है। अच्छा, एक गैस आपने और सुनी होगी, फ्लू गैस। ये फ्लू गैस क्या होती है? आगे आंसर भी मिल जाएगा आपको, पर किसी को अगर आइडिया है तो बोल सकते हैं। फ्लू गैस में क्या होता है कि जैसे फ्यूल को आपने बर्न करा, तो बर्न करने के बाद वो जो धुआं सा नहीं निकल रहा होता, तो उसको ही बोलते हैं यहाँ पे फ्लू गैस। ठीक है, और कुछ भी नहीं होता, वो जो वेस्ट सी गैस निकल रही होती है, दैट इज अ फ्लू गैस। उसके अंदर हैवी मेटल्स भी होती हैं, गैसेस भी होती हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं। चलो जी, नेक्स्ट इज एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन। थर्मल से ही पता लग रहा है, जहां पे जला के आप कुछ चीजों को प्रोड्यूस करोगे, एनर्जी को प्रोड्यूस करोगे। इन्होंने भी प्लानिंग करी है, जो डेटा मैंने आपको बताया, साथ में 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमें 2032 तक डेवलप करनी है। एनर्जी एक्सपांशन कर रहे हैं जो कोल से सपोर्टेड होगी। डिफरेंस देख लेना, जो मैंने पिछले आपको टारगेट्स बताए वो रिन्यूएबल एनर्जी के थे, यहाँ पे कोल का सपोर्ट लेके आप जब रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को प्रोड्यूस करोगे तो उसकी 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो कोल गैसिफिकेशन थी ना, इसमें यही तो हुआ। कोल तो रॉ मटेरियल था, पर जो आउटपुट निकल के आई थी वो हाइड्रोजन थी। हाइड्रोजन तो रिन्यूएबल है नेचर में, तो उसका ये टारगेट रखा गया है 2032 तक, 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टोटल जनरेशन। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा कोल के बारे में पढ़ लो। कोल को अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखता है, ब्लैक या फिर ब्राउनिश ब्लैक, शाइनी होता है नेचर में। एंथ्रेसाइट वाला आपको ठीक ठाक चमकता हुआ मिलेगा। जो ज्यादा जल जाता है फिर उसका डायमंड बन जाता है। प्रेशर की बात है ना, हीट एंड प्रेशर। अब ये सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक है। इग्नियस आती है, सेडिमेंट्री आती है, देन मेटामॉर्फिक। अब मेटामॉर्फिक में आप क्या पढ़ते थे? हीट लगा, प्रेशर लगा, और क्या बन गया? मेटामॉर्फिक। जब वही हीट और प्रेशर पार्शियल रह जाता है, मतलब पूरी तरह से हीट और प्रेशर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि जो भी पार्शियल डिकम्पोज प्लांट था या एनिमल था, उसके ऊपर पूरी तरह से ना तो हीट लगी ना तो पूरी तरह से प्रेशर लगा, तो वो भी सेडिमेंट्री में ही काउंट होता है। पर जब पूरा ही कन्वर्जन हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे उसको? मेटामॉर्फिक। तो ये कौन सी टाइप आएगी रॉक की? तो सेडिमेंट्री रॉक। कंबस्टिबल होता है नेचर में, यानी कि आप इसको जला सकते हो। कभी आग सेकी है आपने इसकी, कोल की? कितनों ने? अपर एरियाज में तो होंगे। हाँ, मतलब बैठे हुए खुले में भी बैठे होते हो ना जब, तो सर दर्द लग जाती है थोड़ी थोड़ी, तो अवॉइड ही करा जाता है इसको। इनकम जो कंबस्शन है वो पूरी नहीं होती, इसमें मंद मंद हवा निकलती रहती है, गरम गरम सी, और साथ में सीओ बहुत ज्यादा निकलता है। तो सोचो, जो तो रात को अंगीठी जला के सोए थे, पिछले दिन वो मतलब जिंदा थे, अगले दिन वो लाश की फॉर्म में मिलते हैं। यही रीजन है कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज्यादा इससे इरप्ट करता है। मतलब आप खुले एरिया में बैठे हो तभी सीओ से आपके सर में दर्द होनी शुरू होगी थी। सर दर्द कैसे हुई? आरबीसी में वो जो हीमोग्लोबिन था उसके साथ सीओ चिपक गई है ऑक्सीजन की जगह पे, इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग होती है सीओ। चलो एनीवेज, आ जाते हैं वापस से। तो ये चीज याद रखना, कंबस्टिबल है, ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक मिलेगी। ज्यादातर इसमें क्वांटिटी किसकी होगी? कार्बन की, पर सल्फर भी होगा वहां पे, हाइड्रोजन भी होगा, लगभग हर एलिमेंट आपको दिखेगा। मर्क्यूरी भी आपने इवन देखा, कोल गैसिफिकेशन से हमें पता लगा कि मर्क्यूरी के भी थोड़े से ट्रेसेस इसमें मिलते मिलते। मिलियन ऑफ लेयर्स। एक पेड़ था, ये टूट जाता है, जब टूटा ये तो इस ऊपर हवा भी गुजरी होगी, या फिर कोई दूसरा पेड़ था उसने इसको ढक दिया था, या फिर मिट्टी आई कहीं से, लैंडस्लाइडिंग हुई, तो मतलब ये ढकता गया, मिलियन ऑफ लेयर्स ऐसी बनती गई और वहां जाके ये फॉसिल रेडी हुआ। अब ये कॉन्टिन्यूअसली प्रेशर और हीट के कॉन्टेक्स्ट में था, पूरी तरह से नहीं था, इस वजह से ये मेटामॉर्फिक नहीं बन पाया। ये कैसा रह गया? सेडिमेंट्री नेचर का ही रह गया। जब ये रॉ मटेरियल गया, इस पे पार्शियल हीट लगी, इस पे पार्शियल प्रेशर लगा। पहले ये क्या था? पीट। अगर ये अच्छे से इसको कन्वर्ट कर पाया इनटू एंथ्रेसाइट फॉर्म, मतलब कार्बन का कंटेंट ज्यादा। अगर इस पीट को ये कन्वर्ट नहीं कर पाया अच्छी फॉर्म में, तो मतलब कार्बन का कंटेंट कम। कौन सी वाली फॉर्म? लिग्नाइट। इस पीट के ऊपर कितना पार्शियल हीट लगा, कितना पार्शियल प्रेशर लगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन से टाइप का ये कोल यहाँ पे फॉर्म करेगा। जितनी ज्यादा कार्बन की क्वांटिटी उतनी अच्छी यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कोल प्रोड्यूस होगी, जो कि सबसे अच्छी आएगी एंथ्रेसाइट की। पीट याद रखना हमेशा, ये प्रिकर्सर होता है, ये कोल की ही फॉर्म है, पर प्रिकर्सर है जिससे बाकी की कोल की फॉर्म्स निकल के आएंगी। डन? ठीक है जी। तो ये वाला याद रखना, और इससे डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कोल फॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले ग्रेड्स को देख लेते हैं। कार्बन कंटेंट, हीट वैल्यू, एनर्जी आउटपुट। सवाल बन सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने आपको आई थिंक दिसंबर 2024 में ही ये आर्टिकल भी किया था हमने। सबसे ज्यादा जो कोल का यूसेज है वो आज के टाइम पे आपको इंडिया में मिलता है, मेंस में बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। कार्बन कॉन्टेंट के बेसिस पे हीट वैल्यू और एनर्जी आउटपुट। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, एक जगह लिखा है कार्बन का कॉन्टेंट, देन लिखा है हीट वैल्यू, देन तीसरा लिखा है एनर्जी आउटपुट। और चार टाइप्स आपने देख ली, एक एंथ्रेसाइट है, देन बिटुमिनस है, फिर सब बिटुमिनस है, और लास्ट में लिग्नाइट है। तो ये फॉर्म्स आपको पता है। अब
कोकिंग कोल इसमें नहीं आएगा क्योंकि कोकिंग कोल को बनाने की जो प्रोसेस थी, प्रोसेस का नाम कार्बनाइजेशन है। जो कोकिंग कोल को बनाते हो ना आप, ये कार्बन कोल था आपके पास, कोल को आपने बहुत ज्यादा हीट किया, पहले इसको सॉफ्टन करा, मेल्ट करवाया, और दोबारा से जब हार्डन करा तब जाके आपके पास बना था कोकिंग कोल। इस लिस्ट के अंदर नहीं आएगा ये वाला, ये बिल्कुल सेपरेट है। अब मुझे आप बताओ, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, हाई क्वांटिटी कहां पे दिखेगा? एंथ्रेसाइट, ठीक। हीट वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? एंथ्रेसाइट की। और जो एनर्जी आउटपुट है वो भी किसमें अच्छा निकल के आएगा? इंडीड एंथ्रेसाइट में। यहाँ पे सबसे ज्यादा धुआं किसमें निकलेगा? लिग्नाइट में। ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म और ये वाली भी थोड़ी बहुत फॉर्म, सब बिटुमिनस है, मतलब कार्बन कंटेंट का थोड़ा सा फर्क पड़ता है तो एक और फॉर्म में ऐड कर दिए। ये वाली आपको इंडिया के अंदर मिलती है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ये वाली फॉर्म्स आपको बड़ी डेवलप कंट्रीज में मिलेगी, यूएस आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, कनाडा है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, इन कंट्रीज के अंदर आपको एंथ्रेसाइट वाली फॉर्म मिलती है। तो हम खरीदते हैं, काफी सारा इंपोर्ट भी करते हैं कोल को इसी रीजन से, एक तो अच्छी क्वालिटी और ऊपर से एनर्जी आउटपुट भी ठीक ठाक निकल के आता है। हाँ हाँ, नहीं वहां पे है तो है रिजर्व, नहीं तो फिर लिथियम ना कर लेते। मेन सेम ही रीजंस है क्यों एक्सट्रैक्शन वहां पे नहीं होती। अभी आ रही हूँ मैं, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे लिखा ही है। चलो जी, एंथ्रेसाइट 86 टू 97% यहाँ पे कार्बन का कंटेंट है, मतलब सबसे बढ़िया क्वालिटी किसकी निकल के आई? एंथ्रेसाइट। हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू भी किसकी है? एंथ्रेसाइट की। और ये कहाँ पे मिलता है अगर इंडिया में देखोगे? जम्मू एंड कश्मीर। जो लिथियम के रीजन थे स्ट्रेटेजिक, कॉन्फ्लिक्टिंग, वही रीजन कोल की एक्सट्रैक्शन के टाइम पे भी आए थे। आप लेबर को वहां पे लेके जाओगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आपको नहीं पता बीच में कोई गड़बड़ अगर कर दे वहां पे, और वहां पे जब आप एक्सट्रैक्शन शुरू करोगे शायद लोकल कम्युनिटीज आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे, तो वही रीजन सेम आपको कोल के केस में मिल ले। देन आता है बिटुमिनस। अब ये उस बेल्ट में लाए हैं जहां पे मिनरल्स की सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करी जाती है। झारखंड आ गया, वेस्ट बंगाल, ओडिशा वाला, ये वाली बेल्ट ओवरऑल, दिस वन, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बिटुमिनस में क्या होगा? 45% टू 86% कार्बन। एक याद रख लो ऊपर 86 टू 97, अब नीचे को ही जाना है अपने को, तो 45% टू 86%, एवरेज से याद रखना है। तो इतना, ये जो आपको बिटुमिनस की फॉर्म है ये इंडिया की सेंट्रल बेल्ट जो मिनरल से वैसे भी फ्लरिश है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिलेगी। ये एंथ्रेसाइट है, सबसे चमकदार आपको दिखेगा। लिग्नाइट को देखना, इसमें उतनी चमक नहीं बचेगी, डिग्रेडिंग हो रही है कार्बन की क्वालिटी। एंड इसके बाद बिटुमिनस, थोड़ा बहुत ये भी चमक ही रहा है, नीचे को जाते जाओगे तो ये चमक खत्म होती जाएगी। देन सब बिटुमिनस है, एंड फाइनली देयर इज लिग्नाइट। सब बिटुमिनस में देखोगे अब 45% तक आप जो आपका बिटुमिनस था उसमें देख चुके थे, तो ये 35 टू 45% का कार्बन कंटेंट कंटेन करता है। अब कार्बन कंटेंट डिक्रीज कर चुका है तो इसकी हीटिंग वैल्यू भी कैसी आएगी? कम ही आएगी। उसके बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहा जाता है, और इसमें 25 टू 35% ऑफ कार्बन कंटेंट मिलेगा। मॉइस्चर इसमें ठीक ठाक होता है, मतलब आउट ऑफ द 4 अगर देखें तो इसमें 33 टू 55, 30 टू 55% मॉइस्चर का कंटेंट मिलता है। हाई वॉलेटाइल मैटर है, लो एश कंटेंट है। हाई वॉलेटाइल में हाँ जलेगा तो जलेगा, पर साथ में धुआं बहुत ज्यादा निकालेगा, वो दिक्कत करता है जो एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लो एश कंटेंट है, एश नहीं निकल के आती इसमें, और इसी वजह से इसकी जो क्वालिटी है सभी के कंपैरिजन में सबसे नीचे आती है जो लिग्नाइट है। इसके अलावा लाइट है, ये पोरस है, फ्राइबल है, इसको पकड़ोगे आप एकदम से ये टूट भी जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पे भी ज्यादा दूरी तक कैरी नहीं कर सकते। बीच में अगर कंबशन थोड़ी सी भी हिट हुई वो सारा एकदम से आग को कैच कर लेता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन की प्रॉब्लम है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको लिग्नाइट वाली फॉर्म मिलती है। ये मैप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये जो थोड़ा सा पिंक कलर दिखाया हुआ है ये बिटुमिनस फॉर्म का है, और ये जो लाइट से कलर दिखाए हुए हैं ये आपका लिग्नाइट वाली फॉर्म है जो इंडिया के अंदर डोमिनेटिंग है। एंथ्रेसाइट का तो नामो निशान भी नहीं है, वो जो जम्मू एंड कश्मीर का है उसको तो साइड लाइन ही कर दिया हुआ है क्योंकि एक्सट्रैक्ट तो कर नहीं सकते उसे। एंड कोल रिजर्व्स इंडिया के अंदर अब देखो टॉप 3 स्टेट्स, तो उसमें ओडिशा है, झारखंड है, एंड छत्तीसगढ़ आ जाएगा। इंडिया एटलीस्ट 5th लार्जेस्ट कोल के रिजर्व्स को होल्ड करके रखता है और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है ग्लोबली। फर्स्ट पे कौन आएगा वो पता लग जाता है, उनकी भी सेम ही कंडीशन थी, पॉपुलेशन ज्यादा थी और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी फुलफिल करनी थी, तो सेम ही रीजंस रहते हैं। और टॉप 3 स्टेट्स में ओडिशा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और टुगेदर अगर इनका देखें अकाउंट तो टोटल 69% का कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं 3 स्टेट से आता है। बिटुमिनस फॉर्म थी यहाँ पे, लिग्नाइट थी? बिटुमिनस थी। जो लिग्नाइट थी वो साइड्स में आपको ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है, ऐसे याद रख लेना इसको। बाकी इंडिया की कोल प्रोडक्शन अब देखना 2024 से 25
का कंपेयर करा हुआ है पिछले साल के साथ। तो हमारी जो पहले की डिमांड थी वो थी 997 मिलियन टन की। 24-25 में अगर देखोगे तो ये इंक्रीज हो चुकी है 1047 मिलियन टन तक। बेशक हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी हमने कोल गैसिफिकेशन जैसी उठाई जिसमें रॉ मटेरियल दोबारा से ही क्या चाहिए, कोल, और वो भी हम चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का लेके आए ताकि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूजफुली निकले उसमें से। देन आती है कोल इंपोर्ट्स, कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते हैं और कितना ये डिक्रीज हुआ है, 8.4% डिक्रीज भी हुआ है। अब देखो एक और चीज थी, एक और जो प्रॉब्लम इंडिया में रहती थी वो थी एक्सप्लोरेशन को लेके। पहले लॉ नहीं करा जाता था, अब थोड़ा अवेयरनेस आई है तो उसके बाद आपको पता है मिनरल्स चाहिए होंगे तो अब कोल की एक्सप्लोरेशन भी ज्यादा इंक्रीज हुई है। इसी करके जो बाकी जो हमारी डिपेंडेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी पे वो भी इंक्रीज कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जो कोल हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो घटेगा ही। 8.4% का डिक्लाइन देखने को मिला है अगर अप्रैल टू दिसंबर 2024 में देखोगे, और इससे हमारे पैसे कितने बच गए तो 5.43 बिलियन यूएस डॉलर्स रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं ना, तो उसका भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन आ जा रहा है। 500 गीगावाट का टारगेट 2030 तक लेके चले थे, 190 प्रोड्यूस कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो कोल में लगना था वो हमने रिन्यूएबल एनर्जी से डेवलप किया है। अब आ जाते हैं कि मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं कि जो इंडिया कोल सेक्टर में फेस कर रहा है। अब मेजर चैलेंजेस जो आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं, माइंस एंड मिनरल वाले टॉपिक में भी हो सकते हैं, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जो हो रही है उसमें भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला तो पॉइंट वही निकल के आएगा, एमिशंस, जिसकी वजह से हम कोल को रिप्लेस भी करना चाहते हैं। तो एनवायरमेंटल डैमेज, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स जो एनटीपीसी आपने पीछे देखा जो इसको रेगुलेट भी करता है, उन्होंने पूरा डेटा दिया है कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ कंपेयर करें तो उनसे ज्यादा एमिशन कोल सेक्टर से प्रोड्यूस होती है। जैसे 60% तो इससे पर्टिकुलेट मैटर्स निकल के आते हैं, 45% देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड इससे एमिट होती है। टोटल बताया है ये जो बाकी इंडस्ट्रीज भी एमिट कर रही है। देन 30% नाइट्रोजन ऑक्साइड है एंड 80% मर्क्यूरी निकल के आ रहा है। इवन जब कोल गैसिफिकेशन आप यूज करोगे वहां पे था मर्क्यूरी एज अ वेस्ट, वहां पे भी था, हाइड्रोजन सल्फाइड था वो भी था, मतलब लगभग हर वेस्ट उसमें भी आएगी। पर एक चीज के पीछे हम पड़े हुए थे विच इज हाइड्रोजन, सिन गैस से जो निकल के आया था। बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड को भी वहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि वो तो उस यूसेज की नहीं है। देखो जब बर्निंग होती है ना, जब ठीक ठाक आग जली होती है वहां पे CO2 निकल रही होती है, पर जहां पे धुआं ज्यादा निकल रहा होता है उस टाइम पे CO ज्यादा निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कंबशन पूरी तरह से नहीं हुई तो पार्शियल कंबशन का प्रोडक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा जितने भी पावर प्लांट्स है इंडिया के अंदर, अब देखो पावर प्लांट्स है और थर्मल पावर प्लांट्स है, मतलब हीट का यूज ठीक ठाक हो रहा है, वहां पे आपको पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ये चीजें कोल वाले केस में अगर देखो तो ग्रीन पीस, ये ग्रीन पीस एक थिंक टैंक है, कनाडा बेस्ड है, 1983 के आसपास ये फॉर्म हुआ था। ये चेक रखता है कि लोग क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, कैसी डिपेंडेंसी है। तो इसमें बोला गया कि 251 मिलियन पीपल की जो डिमांड थी जो काम कर रहे हैं उस सेक्टर के अंदर कोल वाले में, तो वाटर ये ठीक से यूज कर पाते हैं कि कैसे वो जो पावर प्लांट गर्म हो गया था उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो उस चीज को ये ठीक से यूज कर पाते हैं। स्वेयर, ये ग्रीन पीस ने बोला, ये थिंक टैंक ने बोला है, ये कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, वो अपने सर्वे कंडक्ट करवाते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है स्वेयर पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। ऑब्वियस ही बात है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से एमिशन होंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स डिग्रेड करेगा और उस वजह से हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे। स्पेशली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एस्थमा हो गया, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवेस्कुलर इलनेसेस होगी। ये किसने दिया है डाटा, तो एक मेडिकल रिपोर्टिंग करता है द लेंसेट, लेंसेट याद रख लेना, ये रिपोर्टिंग करते हैं, इनके जर्नल भी आते हैं, रिसर्च पेपर भी ये पब्लिश करवाते हैं। तो 2025 में इन्होंने ये डाटा प्रोवाइड करा था। ऊपर डाटा भी दे रखा है, 1.72 मिलियन जो डेथ्स होती हैं वो अकेली किससे मिलती हैं, बिकॉज ऑफ एमिशंस, और एमिशन में भी क्या क्या कैटेगरीज प्रोड्यूस हो सकती है कि ह्यूमन के अंदर एस्थमा आ गया, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवेस्कुलर इलनेसेस। इंपोर्ट डिपेंडेंस हाई ग्रेड के कोल के लिए यानी कि एंथ्रासाइट, हम चाहते हैं कि हमारे पास भी, अब देखो अगर लिग्नाइट आप यूज कर रहे हो कोकिंग कोल बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, वैसी होगी जैसा आपने रॉ मटेरियल डाला था। पर वहीं पे एंथ्रेसाइट से जब आप कोकिंग कोल बनाओगे उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी। कई बार आपने सुना होगा कि इससे ही परचेज करना स्टील की, इसके पास अच्छी क्वालिटी का होता है, दूसरे से मत लेके आना, उससे उसमें जल्दी जंग लगता है, वो खराब हो जाती है। क्यों बोला जाता है, ये उन्होंने लिग्नाइट यूज किया था, दूसरी जो अच्छी क्वालिटी की थी उन्होंने एंथ्रेसाइट का यूज करा था, तो वो भी मैटर करता है। 85% वाला हमको चाहिए जो आपका एंथ्रेसाइट है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जब आप फॉरेन कंट्री से लेके आते हो, सेम स्टोरी जैसे क्रिटिकल मिनरल के केस में हुई थी कि सप्लाई के ऊपर रिस्क आ जाता है।
चाइना वाले हैं, ये भी ठीक ठाक कोकिंग कोल प्रोड्यूस करते हैं। यूएस क्या करता है, चाइना वालों के पास ही भेज देता है अपना जो एंथ्रेसाइट है, कि आपने लगा रखी है, आपके पास लेबर भी ठीक ठाक है, आप ही इसको कोकिंग कोल में कन्वर्ट कर दो। चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा नहीं लगाना चाहता, क्योंकि चाइना एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। सप्लाई का रिस्क यहाँ पे भी मेंटेन हो जाएगा। कल को चाइना मना कर देता है कि नहीं हम नहीं करते, तुम देख लो अपना, तो एकदम से तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करेगा, और इससे इकोनॉमी का भी क्या होगा, उसके ऊपर भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। प्राइस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज, इंक्रीज ही करेगा इंडीड, एक जगह से जब रोक दिया गया। उसके बाद स्ट्रैंडेड एसेट रिस्क। अब देखो, सोलर और विंड एनर्जी के ऊपर हम डिपेंडेंट है। विंड एनर्जी जब हम इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं राजस्थान गुजरात वाले एरियाज में, वहां पे एक वर्ड आपने पढ़ा था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसको लेके सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सारी जजमेंट्स भी आते हैं, और ये भी बोला था इंटरजेनरेशनल इक्विटी है ये, मतलब सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको बचा के रखना है। बचा के क्यों रखना था, विंड मिल्स लगा दिए, उनसे ज्यादा हाइट तक उड़ा नहीं जाता, और जितनी हाइट तक उड़ा जाता है वहां पे पंखा घूम रहा होता था, उनके पंख कट गए, वो या तो पूरे मर गए या तो कुछ बचा ही नहीं उनका, जो बर्ड का एक एसेट होता है विंग्स, तो उनकी डेथ्स होने लगी। अब ऊपर से वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में पड़ा हुआ है, बचाने के एफर्ट सारे डाल रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप आए हो इस धरती के ऊपर, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे अगली जनरेशन की भी रहेगी। एक प्रॉब्लम वो आई, सोलर पैनल्स की अगर बात करें, 25 ईयर्स तक कोई दिक्कत नहीं आएगी इनकी, बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस करके देंगे, लोगों ने रूफ टॉप्स पे लगा भी लिए हैं। बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, वेस्ट, वेस्ट का कोई अभी रिसोर्स नहीं है अपने पास, ना तो डेवलप कंट्रीज के पास कोई ऑल्टरनेटिव है कि क्या करना है इनका, फिर जब ये वेस्ट ही हो जाएंगे, दोबारा से यूज नहीं होंगे, रियूजेबल नहीं होंगे, 25 ईयर्स के बाद ये वेस्ट की फॉर्म में एक्ट करेंगे। सबसे पहला जो मेथड निकल के आएगा वो लैंड फिलिंग का ही होगा। जो डेवलप नेशन होंगे, अफ्रीकन नेशंस को पैसा देंगे, तुम्हारे पास पहाड़ियां हैं उधर जाके इसको फेंक दो, हम तुमको पैसा दे देते हैं। करप्शन के केसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है। इसके अलावा डिपेंडेंसी कोल के ऊपर अभी भी अपनी बहुत ज्यादा है, और ये जो हम कोल गैसिफिकेशन जैसी टेक्निक लेके आ रहे हैं, इससे हमारा खर्चा कोल के ऊपर और ज्यादा लगने वाला है। रीजन, कोल गैसिफायर रॉ मटेरियल, वहां पे भी कोल ही चाहिए, तो आपको कोल खरीदना पड़ेगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन चैलेंज। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारी जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर, एकदम से तो रिड्यूस नहीं करेगी, एटलीस्ट हम इसको फेज आउट नहीं कर सकते, इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरी टर्म क्या आती है, फेज डाउन। ये वर्ड्स याद रखना, जो आपके सीओपीज हैं उनमें भी यही स्टैंडर्ड टर्म्स यूज करी जाती हैं। फेज आउट मतलब आपने साइड ही कर दिया कोल, कि अब नहीं यूज करेंगे इसको, पूरा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को। फेज डाउन का मतलब है हम ऑल्टरनेटिव भी लेके आ रहे हैं साथ में, जैसे हमने बोला कि हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, सोलर एनर्जी जनरेट करेंगे, तो वो क्या था, वो ऑल्टरनेटिव आप लेके आए, तो उससे अल्टीमेटली कोल की जो इंपोर्ट करने की डिपेंडेंसी थी वो भी घट गई। अभी 8.4% है, पर हमने बोला है पैसा लगाएंगे हम, जो 8,500 करोड़ रुपीस का बोला हुआ, वो किसके ऊपर लगाने को बोला, टेक्नोलॉजी। एंड अगेन टेक्नोलॉजी जो डिपेंडेंट है वो किसके ऊपर है, कोल के ऊपर, तो शायद वो पैसा दोबारा से इंक्रीज करता हुआ आपको दिखाई दे। उसके बाद इंडिया क्या कैसे कर रहा है स्टेप्स, तो नंबर 1 तो वही आ गया, फेज्ड रिडक्शन, जो मैंने अभी आपको पॉइंट समझाया कि फेज डाउन कर रहे हैं हम, फेज आउट नहीं कर रहे। डाउन मतलब रिड्यूस, आउट मतलब बाहर निकालो। दो टर्म्स है यहाँ पे, वन इज सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन और दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। देखो यहाँ पे दोनों की टर्म्स ध्यान से देखना, एक में कैटालिटिक रिडक्शन लिखा है और दूसरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लिखा है। पहले ईएसपी को समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब करंट दिया जाएगा और करंट क्या पकड़ लेगा, जो पर्टिकुलेट मैटर्स होंगे, जो डस्ट होगी उसको ये ट्रैप कर लेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, समझ गए, ये प्रेसिपिटेशन होती है ना, रेनफॉल की फॉर्म में हो सकती है, स्नोफॉल हो सकती है, मल्टीपल फॉर्म्स पढ़ते हो आप, डस्ट निकल सकती है, पर्टिकुलेट मैटर निकल सकते हैं, इनकम्बस्टिबल कार्बन भी निकल सकता है, तो उसको ये ट्रैप करेगा कैसे, इलेक्ट्रिसिटी का करंट प्रोवाइड करके, इंजन में ही अटैच होगी ये चीज। उसके बाद ये कहां से आ गया, उसके बाद सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, ये किसके ऊपर फोकस करेगा, जो हैवी मेटल निकल के आ रही है, जैसे मर्क्यूरी आ गया, जो पॉइजनस गैसेस निकल के आ रही हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, नाइट्रस ऑक्साइड आ गया, तो उनको ये एलिमिनेट करेगा। कैसे करेगा, जैसे ये मान लो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ से निकल रही थी, एक केमिकल एजेंट डाला जाएगा जो इसको यूजफुल कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करके भेजेगा, या शायद एक चैम्बर लगेगा जहां पे ये लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, HNO3। तो मतलब आपने क्या किया, 90% रिडक्शन सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन का यूज करके ही कर दी। वो जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगे होते हैं ना, फ्यूल जब आपका बर्न आउट होता है, हैवी मेटल्स बहुत निकल के आती है,
आज के टाइम पे भी लेड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, नहीं तो गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर प्लैटिनम उसकी जगह पे यूज़ करेंगे। प्लैटिनम मेटल अच्छी है पर महँगी भी बहुत पड़ेगी। तो इन कन्वर्टर्स को और ज़्यादा मॉडिफ़ाई करा गया है कि जो वेस्ट मटीरियल निकल के आ रहा है उसी को कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स है प्रोसेस, उतनी ज़्यादा आपको यूटिलिटी में नहीं दिखेगी। इसके बाद एडवांस्ड पॉल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजीज, जैसे डीसल्फराइजेशन, मतलब जो सल्फर है उसको रिमूव करना है। अगेन ये आ गई आपकी फ्लू गैस को मॉनिटर करिए कि उसके अंदर कौन कौन सी मेटल ज्यादा निकल रही है, उसमें कौन कौन सी गैसेस ज्यादा निकल के आ रही है। फ्लू गैस कुछ भी नहीं है, ऐसे सोच रहे हैं फ्लू हो जाता है तो गंदी निकलता है ना बाहर की तरफ, फ्यूल बर्न करेगा तो यहाँ पे वो जो वेस्ट गैसेस निकल के आती है उसको ही क्या बोला जाता है, फ्लू गैस। सिन गैस क्या थी, उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या थे, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये फ्लू गैस है, वो जो सारा धुआं निकल के आ रहा है, जिन्होंने सर्विस नहीं करवाई होती उनके इंजन से तो ज्यादा ही धुआं निकल के आ रहा होता है, बस उसको याद कर लो, दैट इज अ फ्लू गैस। बाकियों के भी निकल रहे हैं, पर जब गाड़ियां रुकती हैं रेड लाइट के, ऐसे दिखी भी होगी आपको ऊपर मंद मंद हवा जाती हुई, तो दैट इज फ्लू गैस अगेन, जिसके अंदर सारी चीजें मिक्स होंगी। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड को स्क्रब करने के लिए आजकल एपरेटस लगाए जा रहे हैं, वो अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड को, आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। मतलब आप नहीं करोगे, जो एजेंसीज होती हैं इन्वॉल्व इसके अंदर। एक्सेलरेटिंग रिन्यूएबल सेंट्रिक सिस्टम, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है उसकी तरफ ज्यादा जाइए। ये देख लो 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स की कैपेसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, उनकी बात करी गई है। और अभी तक देखोगे तो 190 गीगावाट हमने अचीव भी कर लिया टारगेट बाय 2025, जो कि 30 तक अभी टाइम है, शायद हम इसको एकम्प्लिश कर जाए। इसके बाद बिल्ड रोबस्ट एनर्जी स्टोरेज, जैसे ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ईवीज को क्यों प्रमोट करा जा रहा है, वो एमिशन की प्रॉब्लम को ही टैकल करने के लिए, तो वही डाटा यहाँ पे दिया है। और 2030 तक हमने डिसाइड करा है कितनी ये बैटरी की स्टोरेज रहेगी, तो 4000 मेगावाट आवर्स तक की। और ये जो लिखा है ना ऊपर, वायबिलिटी गैप फंडिंग, प्राइवेट कंपनीज को भी गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, और जब वो आगे आएंगी तो पैसा जो है वो कंपनसेट करेगी सरकारें, कि आप पहले प्रॉफिट पे फोकस नहीं करो, पहले स्टोरेज बनाने के जो कैपेसिटी हमारी उसके ऊपर फोकस करो। सरकार उसको फंडिंग प्रोवाइड करेगी प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज अपना काम करेंगे बैटरी स्टोरेज हाउसेस बनाने के लिए। इसके बाद कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तो आप बताओ, कोल के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी रिड्यूस हुई है? अभी नहीं हुई है। हम फेस पूरी तरह से नहीं बोल सकते, हम फेस डाउन पे ज्यादा फोकस है। ऑल्टरनेटिव लेके आते आते हम क्या करेंगे, एक टाइम पे कोल को फिर पूरा फेस आउट कर देंगे। तो अभी हम फेस डाउन पे फोकस है, कीवर्ड इज फेस डाउन। कंक्लूजन में भी फेस डाउन आपका दिखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन जिसको आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। लंबा था आर्टिकल पर एक, ये 3 सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। एक आपका जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आ जाएगा, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साथ में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसमें भी ये इंक्लूडेड है। साथ में ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक है अपने में, कोल की टाइप्स, जब रॉक्स की पूछी जा सकती हैं तो कोल की भी पूछी जा सकती है, तो इसको कंप्लीट कर लेना।